साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पॉइंट पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और कल मैंने आपको करंट के जितने भी प्रश्न थे वो आपको करवा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, और आप बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स बना है। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में जितने भी जीएस के पोर्शन होंगे आपको बता दूंगा। मैं कल ही वीडियो डालने वाला था, लेकिन कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं आपको नहीं उपलब्ध करवा पाया। तो ठीक है, अभी आप लोग इससे मिला लीजिएगा। और ये जो आपका जितने भी हम यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर बताएंगे वो लगभग आप 100% मान कर चलिएगा कि यही उत्तर रहने वाला है। कुछ कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी आपको ये ऑथेंटिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए 1 से 55 तक मैंने पहले करवा दिया है, ठीक है, और फिर आज 56 से हम लोग शुरू करते हैं। अब नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाकर देख लीजिएगा और आप मिला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं पहला प्रश्न, मतलब 56 प्रश्न कौन सा है। तो लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी के बारे में है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु नहीं है, ठीक है, सुनवाई है तो ये आपका नहीं सही है, ठीक है। राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, बिल्कुल सही बात है। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, ये गलत है, लेता है, ठीक है, बस वोट नहीं देता है, ठीक है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है, नहीं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपका विधिक मामलों को परामर्श देता है महान्यायवादी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा समवर्ती सूची से संबंधित है, ठीक है। कृषि नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। और विद्युत उपभोगों अथवा बिक्री कर और मूल्य नियंत्रण, ठीक है, ये भी समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है, ये है और ये है, ठीक है। 1 नंबर है और 4 नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। तो 1 और 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इनका भी सही है जो मारे हैं। देखिए 59 हम लोग देखते हैं, 59 कौन सा है। बड़ा बड़ा है तो आपको स्क्रीन पर एक बार में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इधर उधर करना पड़ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ये आपको आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। अगर हमारी जीके जी इसका जो सीरीज चल रहा था पिछले 5 को 6 को मैंने सीरीज में इसको इस प्रश्न को रखा था, ठीक है, और वहाँ पर पूरे तरीके से आपको डिस्कस किया था। तो आप अगर उसको देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता आपका नहीं है, ठीक है, ये दोस्तों ये आपका गांधीवादी सिद्धांतों में से नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग और काम और अधिकार, ये 1 2 और 3, ठीक है, तीनों होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा पूछ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने सही लगाया है, ठीक है, कौन सा होगा, 2 नंबर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, यानी सुमेलित नहीं है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है, ठीक है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में, ये भी सही है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं ही पूछ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। संघ सूची 7वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये 6ठी अनुसूची में नहीं है, ये किस में है, ये 5वीं अनुसूची में है, किस में है, 5वीं में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए
मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श पर किया जाता है? नहीं। ठीक है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट बात है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल 2 सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्य विधायिका को कार्यवाही के बारे में क्या तथ्य है? ठीक है, विधायिका के कार्यवाही के बारे में क्या तथ्य है? विधायिका के कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी के निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, यही सही है। ठीक है, इसका क्या है, यही सही है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है? देखिए, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसमें और कोई सा भी आंसर आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, समान जन संहिता को संरक्षित करना, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं का अवरोध न करना। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, और अवरोध न करना ये गलत है। ठीक है, समान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकता का अवरोध न करना ये गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। सामूहिक हित को बेहतर नहीं करना। ठीक है, 1 मिनट, इसका सामाजिक मूल्यों को, इसका आंसर हो जाएगा समान जन हित का संरक्षित करना और विद्यमान सामाजिक मूल्य को, सामाजिक आवश्यकताओं को अवरोध ना करना। ठीक है, अवरोध करना हम देख लिए थे। ठीक है, तो इसका और इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? ठीक है, तो आवश्यक अवधारणाओं का निर्धारण कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद के विधि द्वारा या संघीय कैबिनेट द्वारा। ये आपका हो जाएगा संसद के विधि द्वारा। ठीक है, संसद के विधि द्वारा। आपको पता है कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 280। और ये जो आपको किया जाता है, ठीक है, अर्हताओं के बारे में 280 के 2 में किया गया है। ठीक है, 280 के बी में। ठीक है, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो 280 में है। ठीक है, चलिए चलते हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन के आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। देखिए, ये बीपीएससी वाला भी ना, ये वर्ड सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आहूत यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसका स्थगन हो सकता था। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता था? स्थगन। ठीक है, तो ये आपको वर्ड के हिसाब से तो ये गलत है। ठीक है, स्थगन का सत्रवासन होता है। ठीक है, स्थगन का सत्रवासन का मतलब कि देखिए, सत्रवासन का मतलब कि सत्र सिर्फ खत्म होगा। ठीक है ना, जो सत्र चल रहा है वो खत्म होगा, उस दिन का खत्म होगा, पूरी तरीके से सदन स्थगित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका मतलब ये त्रुटि है, छोटी छोटी, ये बीपीएससी का गलती है। ठीक है, विघटन सदन को समाप्त करना। हाँ, विघटन का मतलब बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या होता है? समाप्त करना होता है। ठीक है, तो ये तो अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर आपको, अच्छा यहाँ नीचे दिया है। ठीक है, देखिए, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये किसके द्वारा किया जाता है? जो सदन के अध्यक्ष होते हैं ना, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये बीपीएससी के वर्ड में त्रुटियां हैं। ठीक है, ये वर्ड में त्रुटियां हैं। बाकी ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ये सही है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये आपका कौन सा नहीं है? तो इसका 4 नंबर आंसर हम लोग मान कर चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीपीएससी अपना गलती मानता उनता नहीं है। ठीक है, बस खाली लाठी चलाता है,
लोगों पर कोई बोले तो उसको बस केस करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर वर्ड का मिसप्रिंटिंग हो गया एक तरह से। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए कौन सी अधिकृत है? ठीक है, मुख्यमंत्री है, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हैं, या फिर आपके जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, या राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में। दूसरा ऑप्शन है कि घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो हमारा आंसर होगा वो दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देखिए 68 नंबर। अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। पंचायती राज का क्या उद्देश्य है? ठीक है, पंचायती राज का उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों में वृद्धि करना, रोजगार सृजन, जनता के राजनीतिक चेतना को वृद्धि करना, जनता के विकास को प्रशासन प्रतिभाग करने का योग्य बनाना। तो ये आपका डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। ठीक है, यह विश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। ठीक है, ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। देखिए ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका सत्य है कि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ना, इसमें अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो जो मंत्री परिषद के साथ साथ जो सरकार है उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन निंदा प्रस्ताव जो होता है ना, इसमें इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, यही इसका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है निम्न में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल आपको बता दें कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय। और आर्टिकल 226 के तहत आपका हो जाएगा कौन सा? 226 के तहत उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए? तो बस इतना ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग सिर्फ वीडियो को लंबा देखकर नहीं देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है कि कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? ठीक है, ये सेफ्टी वल्व सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो वो लाला लाजपत राय का दिया हुआ है। और आपको यह पता है कि ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, कौन थे गरम दल के नेता? कौन कौन से थे? तो लाल, बाल और पाल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश का अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया? ठीक है, तो देखिए ये इसको हम लोग दिल्ली बम कांड के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, ठीक है ना, कौन सा जगह है? तो चांदनी चौक के पास। ठीक है, चांदनी चौक के पास ये लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया गया था? बम फेंका गया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चांदनी चौक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर 2011 के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 1911 के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने को किसे अवसर मिला था? तो ये आपको मिला था लाला हरदयाल को। ठीक है, ये कौन थे? हरदयाल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को किसने बढ़ावा दिया, तो ये आपका हो जाएंगे थियोडोर बैक। ठीक है, कौन सा आंसर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा थियोडोर बैक। इसका डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। द यंग इंडिया राष्ट्रीय पत्र का प्रारंभ किसने किया, तो ये आपके महात्मा गांधी ने किया था। कौन किए थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, अगर यही यंग इंडिया की जगह पर न्यू इंडिया कह देता, ठीक है, क्या कह देता दोस्तों, न्यू इंडिया कह देता, न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया अगर कह देता तो ये आपका कौन हो जाती, एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया पत्रकार का प्रारंभ किसने किया था, ठीक है, तो वो आपके एनी बेसेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया। देखिए ये सब जो वर्ड है ना, ये BPSC जैसे तैसे वर्ड डाल दिया है। ठीक है, ये पता ना क्यों ऐसे डाला है। ठीक है, देखिए ये आपका बिल्कुल साइमन कमीशन होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला जो चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया। ये देखिए फिर यहाँ पर चलो दिल्ली नहीं, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो। ठीक है, पता ना किस जगह से क्वेश्चन ये लोग बनाया है। देखिए इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वो तो बच्चा पढ़ने वाला है कि पकड़ ले रहा है। ठीक है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। ठीक है, देखिए मर जाना भी वर्ड सही नहीं है। देखिए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, VD सावरकर, तो ये आपका महात्मा गांधी होंगे। ठीक है, ये कब बोले थे, तो ये बोले थे जो भारत के को जब स्वतंत्रता के लिए भारत को जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। ठीक है, उस वक्त ये बात इन्होंने बोला था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। किसने बांटो और छोड़ो के नारे बुलंद किए, तो बांटो और छोड़ो वो मुस्लिम लीग के उस वक्त के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और वो मोहम्मद अली जिन्ना बोला था। ठीक है, और ये कब बोला था, तो 1943 में कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं। ठीक है, पता है आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी अधिवेशन हो रहा था और कराची मतलब मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? ठीक है, तो वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, जो कि माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं या फिर डिक्का बोर्ड प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, तो वो आपका एनी बेसेंट हैं। ठीक है, अड्यार चेन्नई से इन्होंने अपना होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, और यही कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ से किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक पुणे से किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से की थी, चेन्नई अड्यार से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुई?
तो ये भारतीय सरकार और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मैं आपको दोस्तों जीके जी इसका पूरा सिलेबस यहाँ से कवर करवाऊँगा। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, बीपीएससी से लेके बिहार पुलिस तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और पीपीटी के माध्यम से आपको पता है कि सुविधा हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन करवाता हूं और बोर्ड पर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको बिल्कुल सही तरीके से और ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे? तो वो आपके किसान सभा के सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और किसान सभा का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1929 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सोनपुर। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये सोनपुर में हुआ था। और सोनपुर कहाँ पड़ता है? तो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सोनपुर कहाँ पड़ेगा? तो सारण डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया? तो इसमें गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण और गोरा खड़ी के सत्येंद्र। ठीक है ना, तो इन तीनों को क्या किया गया था? मार दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से, एक मिनट, उपयुक्त में से इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है? मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो आपके श्री कृष्ण सिंह बने थे। ये बहुत आसान ही प्रश्न है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए 86 नंबर प्रश्न कौन सा है? हाँ, मिलान करना है कर्ण सुवर्ण। ठीक है, कर्ण सुवर्ण ये आपका कहाँ पड़ेगा? ठीक है, तो कर्ण सुवर्ण आपका देख लेते हैं। कर्ण सुवर्ण आपका पड़ेगा यहाँ पर एक से मिलाते हैं। ठीक है ना, देखिए गिरनार लिखा है ना, गिरनार। ठीक है, गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करने वाले में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ है। तो सी का 2 किस में है? ठीक है, सी का 2 आपका एक ही में है। ठीक है, और ये किस में है? यहाँ पर है। ठीक है, सी का 2, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। बस एक ही मिल गया, यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद युग से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वेद युग से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये गार्गी जो है ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये गार्गी कौन है? ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। यहाँ भी आपको मिलाना है। देखिए कितना नंबर प्रश्न है? हाँ 28 नंबर। आइए मिलाते हैं। देखिए ये सुदर्शन झील पहले हम लोग देख लेते हैं। सुदर्शन झील बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये कौन बनाया था? तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो डी का 1, इसमें देख लेते हैं डी का 1 किस में दिया है। देखिए डी का 1 ही में दिया है। ठीक है, तो ये इसी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी का 1 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सिर्फ आंसर मिलाते चलेंगे। बस ऐसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट लगाकर, सारा याद करना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे प्रश्न में आपको सारा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक मिल गया, ख़त्म। हालांकि याद करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आपको आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर।
हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? अगर आपको इसका काल पता होगा ना, कार्यकाल पता होगा, तो आप बिल्कुल इसको मार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था, तो ये 1296 से कितना था, 1316 तक था। ठीक है, तो लगभग 20 साल यह था। ठीक है, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का जो था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का आपका 1325 से कितना था, 1351 तक। ठीक है, तो ये लगभग 26 साल तक था। ठीक है, और यहाँ पर बहलोल लोदी का जो था वो कितना था, तो 1451 से 89 तक था। ठीक है, तो ये आपका लगभग 38 साल तक था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो किया था, ठीक है, वो कौन किया था, तो बहलोल लोदी था। ठीक है, कौन सा था इसका आंसर, तो बहलोल लोदी। ठीक है, बलबन का ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो बहलोल लोदी ही होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों में विचार कीजिए। देखिए ये आपको इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपको स्क्रीन पर सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले कौन आया। देखिए सबसे पहले आपका 2 आएगा, फिर उसके बाद आएगा शुंग वंश, फिर उसके बाद कर्ण वंश, फिर उसके बाद 3 नंबर ये आएगा। ठीक है, एक आप यहाँ पे निमोनिक्स याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक है याद रखने का, क्या है, हसीन मासुका, हसीन मासुका आप याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कान वंश और क से कुषाण वंश। ठीक है, तो यही आपका होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ये आपका 1 नंबर, फिर इसके बाद 2 नंबर, फिर इसके बाद 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, देखिए इन्होंने सही मारा है, इसका आंसर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो तुलसीदास की रचना है गीतावली, बिल्कुल तुलसीदास की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की, कवितावली तुलसीदास की। ये साहित्य लहरी जो है ये तुलसीदास की नहीं है, ये किसकी है, तो ये सूरदास की है दोस्तों। ये किनकी है, तो ये सूरदास की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से मिलाने वाला है। ठीक है, देखिए काबुली बाग मस्जिद किन्होंने बनाया था, तो ये बनाया था बाबर। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इतना ही से आपका काम हो जाएगा। 1 का 4 और बी का 1 किस में दिया हुआ है, देखिए 1 का 4 बी का 1। देखिए ये वाला तो ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले पर। इलाहाबाद का किला जो बनवाया था अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इलाहाबाद का किला आपका अकबर ने बनवाया था, और इसको एतमाद उल दौला का मकबरा जो है वो नूरजहाँ ने बनाया था। ठीक है, तो अब तो बिल्कुल सही होगा, और इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, 1 4 3 2, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न और फिर से आपका वही देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसमें देखना है सुमेलित नहीं है। देखिए जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, ये पहला ही जो क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, वो गलत है। ठीक है, यानी कि इसमें से यही सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर कौन सा होगा, जेम्स अगस्टस हिक्की वाला आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, और उस पत्र का नाम क्या था, तो उस पत्र का नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था, बंगाल गजट।
ठीक है, और कब इसको प्रकाशित किया गया था, तो 1780 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न यहाँ रहा। ठीक है, ये तो हो ही गया। 93, 94 अकबर नहीं, देखिए यहाँ पर 94। आइए हम लोग देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। बाबर का इसमें कौन पुत्र था, तो बाबर का इसमें आपका पुत्र होगा कामरान। बाबर का दूसरा पुत्र था, दूसरे नंबर का पुत्र। ठीक है, अकबर का पुत्र का नाम था सलीम। ठीक है, और शाहजहां का पुत्र का नाम था मुराद। ठीक है, और जहांगीर का पुत्र का नाम था खुसरो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला होगा 3, 1, 4 और 2। ठीक है, 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 किस में है, 3, 1, 4 और 2 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये आपका चौथा था, और ये कहाँ किया गया था, तो ये आपका श्रीनगर में किया गया था। कहाँ किया गया था, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, कनिष्क के द्वारा। मैं आपको यहाँ से चारों बौद्ध संगीति के बारे में बता दूँ। ठीक है, तो देखिए पहला जो बौद्ध संगीति था, ध्यान से सुनिएगा, वो राजगीर में किया गया था। कब किया गया था, तो 483 में किया गया था। ठीक है, और उस किसने करवाया था, तो वो अजातशत्रु करवाया था। ठीक है, कौन कराया था, अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा आपका है वैशाली, ये आपका 483 में करवाया गया था। ठीक है, वो कालाशोक के द्वारा करवाया गया था। अजातशत्रु जो करवाया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरा का अध्यक्ष साबा कामनी, कालाशोक ने करवाया, 483 में करवाया। पाटलिपुत्रा में तीसरा करवाया गया 250 में। इसके मुगली पुतिस अध्यक्ष थे, और अशोक ने करवाया था। ठीक है, तीसरा कौन करवाया था, अशोक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, अभी टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि पूरा जीके जीएस इस पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और आप लोग मिला लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स बना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो वो कथन कौन सा सही है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है। जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंद से भाग निकले थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया था। ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से तीनों आपका सही है। ठीक है, ये आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। ठीक है, तो इसमें जो कौटिल्य थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के नहीं थे। किसके थे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे। ठीक है, बाकी आपको शिलभद्र, शांतिचित्र और नागार्जुन तीनों ही कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के। शिलभद्र जो थे वो हेनसांग जब आया था ना यहाँ पर, ठीक है, उस टाइम में शिलभद्र यहाँ के शिक्षक थे। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, राजा नंद कुमार की मृत्युदंड, सलबाई की संधि, वांडीवास की लड़ाई। देखिए ये क्या लिखा है, वांडीवास की लड़ाई, और टीपू सुल्तान। देखिए तो यहाँ पर राजा नंद कुमार की मृत्यु जो होती है वो 1775 में होगी। सलबाई की संधि तो 1784 सही है। ठीक है, ये वांडीवास की लड़ाई 1760 के करीब होती है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में होती है। तो आप यहाँ पे क्रम मिला लेते हैं, कौन सा पहले होगा। तो सबसे पहले आपका कौन सा होगा, 1 होगा ये, फिर इसके बाद 2 होगा ये। ठीक है, तो 3 1, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये 4 का
यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नीचे क्या दिया ऑप्शन में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, तो 3 1 2 4 हो जाएगा। किस में दिया है 3 1 2 4, देखिए 3 1 2 4 यहाँ पर दिया है 3 1 2 4। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न में। बिहार के निम्नलिखित पत्राचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ था वो बिहार बंधु का हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। ठीक है, और बिहार हेराल्ड का जो हुआ था 1875 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके जो संपादक थे वो कौन थे? तो केशव राम भट्ट थे। कौन थे? तो केशव राम भट्ट, याद रखिएगा केशव राम भट्ट। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल रहा है, क्योंकि इसको मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा और आप अपना मिलाते चलिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ भी मिलान करने वाला बहुत आया है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलान कर ही लेते हैं कि ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करते हैं, कम। आइए, चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो ये आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, बिहार के, तो ये आपके श्याम नारायण हो जाएंगे। और यहाँ पर किसान सभा आपको बताए ही थे, पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस में है? तो 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि मैजिनाट रेखा किन देश के बीच विद्यमान है? तो मैजिनाट रेखा आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, कौन सा होगा? फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, अब आंसर बताते चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। होर्जुम जलडमरू किसको जोड़ता है? तो होर्जुम जलडमरू एरेसिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, एरेसिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो आपको न्यूयॉर्क में पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड जीरो कहाँ पड़ेगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जलडमरू है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वो स्थल जलडमरू कौन सा है? तो वो क्रा स्थल जलडमरू है। ठीक है, क्रा स्थल जलडमरू लडंग संदर्भित करता है। लडंग, देखिए ये जो यहाँ पर भी इसका मिसप्रिंट है। ठीक है, बीपीएससी वाला सुधर जाओ। ठीक है, यहाँ पर लडंग नहीं होता है, क्या होगा? लडांग होगा। ठीक है, लडांग या फिर लदांग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अपने भाषा में। ठीक है, तो ये एक स्थानांतरित खेती है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ेगी? मलेशिया। ठीक है, जो कि मलेशिया एक मिनट, और इंडोनेशिया के क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? तो मलेशिया और कहाँ? इंडोनेशिया। ठीक है, ये इंडोनेशिया, ठीक है, के क्षेत्र में लदांग। ठीक है, लदांग कहाँ? मलेशिया और इंडोनेशिया। लडंग, अब मान लीजिए यहाँ पर किसी लड़के को समझ में नहीं आएगा कि लडंग उसने पढ़ा ही नहीं है आज तक। ठीक है, ये तो देखिए ये लड़का बिल्कुल सही मारा है। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो लडंग सुना ही नहीं तो मारेगा ही नहीं, तो इसमें किसका गलती? इसको तो 1 नंबर देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करता है लोग। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो असम का माजुली द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका असम में पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा।
ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो वो गोदावरी नदी बेसिन आपका द्वितीय है। ठीक है, पहले कौन से है नदी बेसिन? तो गंगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा के बेसिन को सबसे बड़ा नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो वो आपका देवप्रयाग है। ठीक है, कौन सा है? तो वो आपका देवप्रयाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है और वो है नारकोंडम और बैरम, और ये कहाँ है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगे? तो ये आपका अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला था? तो ये आपका हो जाएगा कैंची। ठीक है, कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? कैंची। भारत के समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो समशीतोष्ण अनुसंधान केंद्र यहाँ पर इसका आंसर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा शिमला। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिमला। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा पान्हा जो भी है ये आपका सब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कान्हा पान्हा ये सब लोग। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं है। पन्ना किसके लिए फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लोकतक। ये लोकतक क्या है? ठीक है, लोकटक। ठीक है, ये लोकटक है। ठीक है, ना कि लोकतक। बहुत मिसप्रिंट है। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्जाम देना है। लोकतक क्या है? एक झील है जो कि क्या है? तैरता हुआ झील। ठीक है, क्या है? तैरता हुआ झील है जो कि कहाँ पड़ता है? वो आपका मणिपुर में पड़ेगा। ठीक है, मणिपुर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार के बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, उदयपुर, भीम बांध, या इनमें से कोई नहीं? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क लिखने से क्या हो जाएगा? हम लोग को सीधे मुंह मतलब जबान पर है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? वो बैल है। ठीक है, कौन सा है? बैल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2008 में हुई थी। ठीक है, इसका पुनर्स्थापना 2008 में। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर है, और ये जो कर्मनाशा नदी है यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, और चौसा एक जगह है। ठीक है, कौन सा जगह है? चौसा। चौसा में आकर गंगा से मिलती है। ठीक है, आपको गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि रोड के साइड में ही घर है, इसलिए गाड़ी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादन करता है? तो ये आपको दोस्तों 95% बिहार पाइराइट उत्पादन करता है, जो कि देश में सबसे अधिक है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये पिछले बीपीएससी का भी क्वेश्चन है और इस बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। ये आपका जमुई जिला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आएगा उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आएगा? ये उपोष्ण कटिबंधीय आएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न को जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका कौन सा आंसर आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका 200 न्यूटन करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और देखिए, यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है, तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं हम इसका
ठीक है, इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, 1400 न्यूटन अगर मारे होंगे, सॉरी 14,000 न्यूटन मारे होंगे तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूनिट, किसी घर की एक महीने की ऊर्जा खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, तो ये आपका कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10 के पावर 8, बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 × 10 के पावर 8 बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो वो आपको इस्पात स्टील में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थिति ऊर्जा लगाकर कम होता है। ठीक है, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन, देखिए इसको भी सोल्व कीजिएगा ना आप, तो इसका आपका आ जाएगा 2100 जूल आएगा इसका आंसर। ठीक है, 2100 जूल रहेगा। ठीक, सही, मतलब इन्होंने जिनका प्रश्न है ये बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, इनका बहुत सारा आंसर बिल्कुल मैच किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा। समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जानते हैं अनंत है। ठीक है, इन्फिनिटी। यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ये आपका बिल्कुल इनका भी सही आंसर है। ठीक है, I² अब आइए, लघु पाथन के समय परिपथ की विद्युत धारा माना जाता है, तो लघु परिपथ के समय विद्युत का जो धारा है ये आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं 130 नंबर, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्तियाँ हैं कौन सी, तो आपको पता है फ्यूज। ठीक है, विद्युत आघात से कौन बचा सकता है, जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है। ये तो जनरल प्रश्न है। ठीक है, 0.1 NaCl समाधान का pH मान कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1.0 यानी कि 1। ठीक है, अब आइए, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यूरोपीय डोप्स एस्ट्रोइयम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका आंसर यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप मिलाते जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। अगर आप करेंट अफेयर का नहीं देखे हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने पिछले क्लास को। ठीक है, वहाँ से आप करंट मिला लीजिएगा और यहाँ से आप अपना GS मिला लीजिएगा। ठीक है, और आगे जो 10 मैथ है तो वह आप बना लीजिएगा, आसान तो मैथ दिया है। ठीक है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किया जाता है इंडियन टिन ऑक्साइड का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक कार्बोनेट का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडियन टिन ऑक्साइड। ठीक है, ITO कहते हैं। ठीक है, इसको ITO कहते हैं। ठीक है, इंडियन टिन ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये आपका प्लैटिनम आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा होगा, प्लैटिनम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि लेवोनेर्गोस्ट्रम। ठीक है, ये आपका B नंबर आंसर सही होगा दोस्तों। कौन सा इसका आंसर सही होगा, लेवोनोर्गेस्ट्रॉल। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कौन सा है कि तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका
वो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये जहरीला यौगिक बनाएगा, तेल की गुणवत्ता को कम करेगा या फिर जंग देखी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सभी हो जाएंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको किया जाता है, ये टेट्रा एथिलेट का किया जाता है। किसको किया जाता है? टेट्रा एथिलेट। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। PHBP बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो ये किसका है? CO3 हाइड्रोक्सी वैलेडेट का। ठीक है, ये आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो बहुत आसान प्रश्न है, मुख्यतः आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या है? स्रावित होता है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिल सिलेप्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर जो होगा वो आपका इंडो पैरासाइटिज्म होगा। ठीक है, इंडो पैराटाइसिज्म, पैरासाइट्स, इंडो मतलब अंदर और पैरासाइट मतलब, पैरासाइट समझते हैं ना क्या होता है? पैरासाइट जो अंदर रह के और दूसरे जीव को क्या करे? हार्म पहुंचाए। ठीक है, मतलब कि तकलीफ पहुंचाए। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों। देखिए, संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? तो वो आपका IgE है। ठीक है, ये कौन सा है? IgE है। इसका आंसर कौन सा होगा? IgE। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है 142। ठीक है, 142 अब तुरंत ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, आप लोग भी बहुत देरी से हमारे वीडियो पर टिके हुए हैं। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, और आंसर मिलाकर और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जैविक झिल्ली का किसने होता है? ठीक है, तो ये आपका आंसर आपका ए ही होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते जाएंगे। ये हमारा चैनल नया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़ाने में हमारी सहयोग कीजिए, और मैं आपको आपकी तैयारी को जो भी हो सकता है उसके लिए मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो साथियों, जितने भी GK GS के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आते हों, ठीक है, यहाँ से आपको सारा चीज़ कवर करवाया जाएगा, और एक एक टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडन है। ठीक है, तो ये 3 अक्षर का कोड है। ठीक है, तो ये इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका UAA होगा। ठीक है, दो तीन और होता है। ठीक है, 2 और होगा, तो एक होता है UAG। ठीक है, देख लेते AUG लिखा हुआ है, इसको U को इधर कर देते तो सही हो जाता। ठीक होता है, और एक होता है UGA होता है। ठीक है, तो यही 3 कोड होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, आगे आ जाए तो ये क्या होता है? नॉनसेंस कोडन होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपका लुप्त प्राय प्रजाति कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती है? लुप्त प्राय प्रजाति। देखिए, ये इन्होंने दुर्लभ मारा है, तो दुर्लभ जो होगा ना, दुर्लभ वैसी प्रजाति को कहते हैं जो बहुत मतलब आसानी से नहीं दिखते हैं, जनसंख्या में कम है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि वो आगे चल के विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ये लुप्त प्राय प्रजाति जो है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर हैं, और आगे वो दिखेंगे नहीं। ठीक है, उसको लुप्त प्राय प्रजाति कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ठीक है, देखिए, गेहूँ, चना, जौ, ये तीनों क्या हैं? ये रबी फसल है। ठीक है, ये तीनों हैं रबी फसल, और गन्ना आपका क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो ये आपका जो पानी में घुले हुए खनिज है ना, उसको परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, तो जाइलम से जल याद रखिएगा, जाइलम से जल, और फ्लोएम से, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम से आपको फूड याद रखना है। ठीक है, अगर आपको कहीं लिख दिया फ्लोएम, ठीक है, तो फ्लोएम से यानी कि फ से क्या होगा?
और फर्स्ट है फूड। अब फूड याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि आम में हम जो भाग खाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आम का ऊपर का छिलका छोड़ देते हैं और उसका गूदेदार भाग खाते हैं, तो इसका मध्य भाग खाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या खाते हैं हम लोग? मध्य भाग खाते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिएगा, और जो भी परीक्षा दिए हुए हैं छात्र, ठीक है, उनको बोल दीजिएगा इससे मिलाने के लिए, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक दो इधर उधर हो सकता है, आपको पता है कि देखिए कहाँ कहाँ बीपीएससी का त्रुटि है, ठीक है। बीपीएससी ने बहुत जगह पर मतलब वर्ड में त्रुटि किया है, ठीक है। तो उसको देखिए क्या करता है वो। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 सितंबर को इसका जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक, मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको नीचे से ऊपर तक बताऊंगा, यानी कि बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक, ठीक है, मतलब पीसीएस लेवल तक। माइक्रोराइज संबंध में पौधे का लाभ है, ठीक है। तो माइक्रोराइज में आपका जो है ना, खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोग, इसका बहुत सारा कार्य है, ठीक है। जो माइक्रोराइज संबंध है, ठीक है, पौधे में इसका बहुत सारा कार्य है। इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन का एनालिसिस रहा समाप्त हुआ, ठीक है। अगर आप हमारी पिछले करंट का जो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस चैनल को बढ़ाने में आप हमारी सहयोग कीजिए, ठीक है। और मैं आपको जीएस का जितना पोर्शन है, ठीक है, उसको मैं आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, ठीक है। और मैं कॉन्सेप्ट को बोर्ड पर बताता हूं और क्वेश्चन को मैं पीडीएफ से करवाता हूं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप हमारे से जुड़िए, और मैं आपकी तैयारी को धार देने में अपनी सहयोग करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।